अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने तफसील से अपने लेक्चर्स की सीरीज़ के बारे में बताया है। आज इसी सिलसिले की हम इब्तिदा लेक्चर नंबर 1 से करते हैं। यह है हमारा लेक्चर नंबर 1 और इब्तिदा हम करते हैं सिंपल सेंटेंसेस से। सिंपल सेंटेंसेस वो जुमले होते हैं जिनमें कोई काम नहीं होता। हम कहेंगे वो जुमले जिनमें कोई काम नहीं होता। ऐसे जुमलों में मेन वर्ब नहीं लगता है। वर्ब हम कहते हैं फेल को। कोई भी मेन वर्ब इन जुमलों में नहीं होता है। मेन वर्ब जब हम कहें इसका मतलब है जैसे खाना, पीना, सोना वगैरह। ये जुमले सादा होते हैं जैसे ये घर है, ये एक बिल्ली है, इनमें कोई भी काम नहीं होता। सिंपल सेंटेंसेस जो हैं वो हाल के भी होते हैं और माजी के भी होते हैं, पास्ट के। यहाँ इस लेक्चर में हम सिर्फ प्रेजेंट की बात करेंगे और हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस। चंद बुनियादी पॉइंट्स नोट कर लें। बुनियादी पॉइंट्स क्या हैं? ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि इंग्लिश के जितने भी हुरूफ हैं जिसे हम लेटर्स कहते हैं, कुल 26 होते हैं जिसको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। मैं इनको दो में तकसीम करता हूँ। एक कहलाते हैं उन हरूफ में से वॉवेल्स और दूसरे हैं कॉन्सोनेंट। चूंकि हम इब्तिदा से कर रहे हैं तो ये मालूम होना चाहिए कि उनमें से कौन से हरूफ वॉवेल्स हैं और कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं। वॉवेल्स जो हैं वो ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। बाकी सारे कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। इनके अलावा बाकी सारे कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। अब आइए इंग्लिश में ए का मतलब एक है, एन का मतलब भी एक है, मतलब दोनों का एक ही है। अब कहाँ ए लगेगा, कहाँ
एन लगेगा। तो ये पता होना चाहिए कि किसी भी चीज का नाम अगर वॉवल से शुरू हो रहा हो, यानी A E I O U से शुरू हो रहा हो, अगर वॉवल से शुरू हो रहा हो तो एक के लिए हम एन लगाते हैं। वॉवल के अलावा बाकी सब में ए लगेगा। जो हरूफ वॉवल से नहीं शुरू होते वो बाकी हैं, बाकी सब में ए लगेगा। अब मिसाल इसकी आप देख लें। जब हमें कहना हो एक बिल्ली तो हम कहते हैं अ कैट। कैट शुरू हो रहा है सी से, ये वॉवल नहीं है। वॉवल में हमने कहा था कि A E I O U से जो शुरू हो रहे हो वो वॉवल है। कैट जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ ए लगेगा। मैं कहूँ एक गेंद, अ बॉल, बी भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ ए लगेगा। अब मुझे कहना हो एक अंडा, एन एग। अब ई जो है वो वॉवल है, तो मैं एक अंडे के लिए यहाँ एग से पहले एन लगाऊंगा। इसी तरह एन ऑरेंज। अगर एक मौसम्बी है मेरे पास तो मैं ऑरेंज, वॉवल है, ये वॉवल है, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है। अब दूसरी एक चीज जो बुनियादी है वो हमें समझनी होगी कि इंग्लिश में ये वर्ड्स हैं दिस, ये हम इस्तेमाल करते हैं ये के लिए जो एक हो और करीब हो। और इसकी जमा दीज है, ये इसी की जमा है। अब जमा का मतलब ये हो गया कि मतलब वही रहेगा कि ये है एक से ज्यादा और करीब हो। इसी तरह लफ्ज है दैट, और दैट का मतलब है वो एक हो और दूर हो। दूर वाली कोई एक चीज जिसके लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक से ज्यादा दूर वाली कोई चीजें हों तो हम उसकी दैट का की जमा इस्तेमाल करते हैं, जो है दोस। ये दैट की जमा है। ये बुनियादी चीजें हैं जो हर एक को पता होनी चाहिए। और दोस्त का मतलब हो गया वो। अब यहाँ हो गया एक से ज्यादा, और
दूर हो। फर्क सिर्फ ये है कि एक के लिए या एक से ज्यादा। ऐसे ही एक लफ्ज है इट। इट का मतलब ये भी है और वो भी है, दोनों सूरतों में इस्तेमाल होता है। ये बेजान के लिए तो इस्तेमाल होता ही है, मगर जानवरों के लिए, परिंदों के लिए या मछलियां हों, इन सब के लिए इस्तेमाल होता है। अब अगर ये ज्यादा हों परिंदे, तो इसकी जो जमा होगी वो दे आएगा। इट की जमा। ये इट जो है वो एक के लिए है, और ये एक से ज्यादा के लिए है। बाकी चीजें सेम है इसकी, और ये इट की जमा है। ये आप लोग नोट कीजिएगा। अब दूसरी एक बुनियादी चीज ये है कि हम बार बार इस्तेमाल करेंगे लफ्ज, जब हम आगे टेंस में भी आएंगे, कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट जो है ये जुमले में काम करने वाले को कहते हैं। अब चूंकि सिंपल सेंटेंस में से काम तो होता नहीं है, तो यहां सिंपल सेंटेंस में जिसकी तरफ इशारा किया जाए या जिसकी तरफ इशारा हो, ये सिंपल सेंटेंस के लिए है। जब हम टेंस पे आएंगे काम वाले जुमलों में, तो ये काम करने वाला जो है वो सब्जेक्ट कहलाएगा। ये सिंपल सेंटेंस में जिसकी तरफ इशारा होता है वो सब्जेक्ट कहलाएगा। एक होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब काम, ये सिंपल सेंटेंस में नहीं होता है, लेकिन इसे हम काम या फेल भी कहते हैं। जैसे मैं आगे जुमले आएंगे, मैं खाता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं लेता हूँ, मैं लाता हूँ, ये सारे काम हैं। ये मेन वर्ब सिंपल में ये नहीं होता है, क्योंकि सिंपल एक नॉर्मल जुमले होते हैं कि ये किताबें हैं, ये पेंसिल है, इस तरह की चीजें। एक है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब मदद करते हैं जुमला बनाने में। और ये सिंपल सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं। सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। इसी से जुमला मुकम्मल होता है। अब सिंपल सेंटेंस में जो हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो हैं, ये है हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है। और हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। अभी हम बात करेंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस में, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस जो हाल के हैं। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस।
इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं वो हैं इज, और इसका मतलब है। ये एक के लिए इस्तेमाल होगा, एक के लिए। अगर एक से ज्यादा हैं तो हम आर का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है हैं। और हैं जो है ये एक से ज्यादा के लिए। फिर हेल्पिंग वर्ब एक इस्तेमाल होता है, ये तीन हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं। एम, एम का मतलब है हूँ, और हूँ जो है ये आई के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, इस तरह के जुमले होते हैं। ये एम जो है आई के साथ इस्तेमाल होगा। अब जुमले की तरकीब से पहले एक चार्ट समझ लें आप कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो सब्जेक्ट जो है आई होता है, और आई के साथ एम लगता है। फिर सब्जेक्ट जो है यू होता है, यू के साथ आर लगता है। हालांकि यू एक है, सिंगल है, लेकिन यू इंग्लिश में हमेशा तमीज के दायरे में बोला जाता है। जैसे हम कहते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, तो हम भी जमा में बात कर रहे होते हैं। इसी तरह इंग्लिश में यू जो है वो जमा में आता है, तो आर लगता है। इसके बाद ही है, शी है, इट है, या कोई भी एक सिंगल चीज है, उसके साथ इज लगता है। अगर वी है, वी का मतलब हम है, ही जो है लड़का लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, ये लड़के के लिए। शी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। इट आपको मैंने बताया पिछले उसमें कि ये बेजान और जानदार जानवरों के लिए भी इस्तेमाल होता है। वी का मतलब हम, और वी के साथ आर लगता है। दे, दे का मतलब है लोग, बहुत सारे, एक से ज्यादा हों, बहुत सारे, चाहे मर्द हों, औरतें हों, या लोग कह लें उसे। ये भी जमा का सीगा है, इसमें भी आर लगता है। अच्छा, अब हम आते हैं कि हमें अब ये कहना है कि इसकी बनावट क्या हो, जुमले की बनावट क्या होगी। तो बनावट ये होगी कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। मैं कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब को एच वी लिखूंगा, आप समझ जाइएगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है। और उसके बाद जिसकी भी बात की जाए उसके हम जुमला आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं यहाँ कि ये एक बिल्ली है। अब ये है आपको बता रहा है कि ये हेल्पिंग वर्ब है जो इज है। ये एक का हमने कहा था कि एक चीज हो, करीब हो, तो यहाँ दिस आएगा। आप इट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और चूंकि कैट है, बिल्ली, तो सी जो है वो कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, तो आ आएगा। तो इसकी बनावट ये होगी कि दिस इज अ कैट। अगर हम इसे जमा करें कि ये बिल्लियां हैं, अब ये सारी चीजें जमा में हैं। दिस की जमा जो है वो दीज है, तो हम यहाँ दिस की जगह पे दीज करेंगे। इसकी जमा, इसका मतलब है, और हैं जब हम कहेंगे तो आर है, तो दीज आर। और
यहाँ इसकी जमा हो जाएगी कैट की कैट्स। अब ये सिंगुलर प्लूरल का मतलब ये है कि वाहिद और जमा की तफसील जो है हम आगे किसी लेक्चर में उसके वो करेंगे। अब आप देखिए, मैं कहूँ मैं एक उस्ताद हूँ। अब हमने कहा था हूँ और मैं, आई के साथ एम लगेगा, सीधा सीधा आई एम अ टीचर। ये आपकी तरकीब जो है इस जुमले की कि आई के साथ एम लगेगा, अगर है तो इज लगेगा, और अगर हैं तो आर लगेगा। आप बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं। वो किताब है, वो किताब है तो आप कहेंगे दैट इज अ बुक। वो एक सेब है तो आप कहेंगे दैट इज एन एप्पल। एन एप्पल, क्योंकि एप्पल वोवेल से शुरू हो रहा है। मैं कहूँ वो किताबें अच्छी हैं। अब वो किताबें जमा का सीगा है। वो की जो जमा थी दैट की, वो था दोज, तो मैं कहूँगा दोज आर गुड बुक्स। सारे के सारे जमा के सीगे। लेक्चर नंबर 2 की वीडियो में इस जुमले को कैसे हम सवालिया और कैसे नफ़ी में बनाते हैं वो देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेक्चर नंबर 2 देखना ना भूलें।